ठीक है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसके बाद फिर अब अपना मेन टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। फाइल हैंडलिंग जो हमने कहा था हमने करनी, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करते हैं तो हमारे पास एरर्स आते हैं। Whenever we are working, we are writing code, we get errors। अच्छा, हमारे पास ये जो एरर्स होते हैं ना, इनको भी दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं हम। हमारे पास जो एरर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं जी कंपाइल टाइम एरर्स। अब इसका क्या मतलब है कंपाइल टाइम एरर का? कंपाइल टाइम एरर, लेट्स राइट देम द टाइप्स एंड देन वी विल एक्सप्लेन, ठीक है। तो हमारे पास कुछ कंपाइल टाइम एरर्स होते हैं और उसके बाद हमारे पास रन टाइम एरर होते हैं। नहीं, दो तरह के एरर होते हैं हमारे पास। अच्छा, अब इनसे मुराद क्या है हमारी? कंपाइल टाइम वो सारे एरर्स होते हैं जिसको कंपाइलर कैच कर लेता है। ठीक है, तो आपने एक सेमीकोलन मिस किया, तो जैसे ही आपने अब प्रोग्राम को कंपाइल किया या जो प्ले का बटन दबाते हैं, एक्चुअली कंपाइलेशन होती है, तो आपके कंपाइलर ने उसी वक्त क्या किया, आपके कंपाइलर ने उस एरर को कैच किया, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप की और आपके सामने जो है ना वो एरर शो करवा दिया कि भाई ये चीज़ मिसिंग है आपकी, आपने वेरिएबल का नाम सही नहीं रखा, आपने कोई कॉमा वगैरह मिस कर दिया है, आपने डबल कोटेशन स्टार्ट किए ख़त्म नहीं किए, आपने कोई ब्रैकेट मिस कर दी है, आपने सेमीकोलन मिस कर दिया है। ये सारे के सारे जो एरर्स होते हैं ना, इनको हम कंपाइल टाइम एरर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो है ना वो कंपाइलर इजीली इनको पकड़ लेता है, पहचान लेता है और प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होता जब तक हम इन एरर्स को दुरुस्त ना करें। मतलब आपने डबल कोट स्ट्रिंग के स्टार्ट तो कर दिए, ठीक है, आपने स्ट्रिंग लिख दी, लेकिन आपने इस डबल कोड को एंड नहीं किया तो वो कंपाइलर इसको इजीली पहचान लेगा। जैसे आपका प्रोग्राम चलना शुरू होगा, आपका कंपाइलर जो है यहाँ पे आके अपनी कंपाइलेशन स्टॉप करेगा और आपको ये बता देगा कि भाई साहब मसला ये है कि आपने ये जो डबल कोट स्टार्ट किए या एंड नहीं किए। हम ब्रैकेट मिस कर देते हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट, आपने दो ब्रैकेट ओपन की लेकिन क्लोज एक की, तो एक ब्रैकेट आपकी मिस हो गई ना, तो आपका कंपाइलर जो है वो आपके प्रोग्राम को नहीं चलने देता। तो ये जितने भी ये वाले एरर्स होते हैं इनको बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर्स, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे इसके अलावा हमारे पास कौन से एरर्स हैं? इन एरर्स को हम कहते हैं रन टाइम एरर्स। मतलब ये जो एरर्स होते हैं इनको कंपाइलर नहीं पकड़ सकता, ठीक है। आपका प्रोग्राम चल जाएगा, मसला कब होगा? जब आप उस प्रोग्राम को रन कर रहे होगे तो रन करते हुए दरमियान में इश्यू आ जाएगा। वो कैसे जी? देखिए जी, मैं एक यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक इंट ए है 10 और मेरे पास बी है 0। मैं अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन की कमांड देता हूँ, प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं कहता हूँ ए डिवाइड बाई बी। देखें, इस प्रोग्राम के अंदर कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, हर चीज दुरुस्त है। हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करवाया है ए डिवाइड बाई बी, कोई मसला तो नहीं है ना, कोई एरर तो नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज कि हमारा कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो नहीं सकता, ठीक है। ये मैथमेटिकल थिंग है कि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो मतलब अगर मैं बी की वैल्यू को देखे चेंज कर लेता हूँ, 5 कर देता हूँ, तो एरर नहीं आएगा, तो प्रोग्राम चलाऊंगा तो चल जाएगा। बट अगर मैं 0 भी रख के चलाऊंगा तो कंपाइलर इस एरर को नहीं पकड़ सकता। कंपाइलर के हिसाब से असाइनमेंट बिल्कुल सही हो रही है, ए में 10 चला गया, बी में 0 चला गया, ठीक है। आप कंपाइल करेंगे, कंपाइल टाइम कोई एरर नहीं आएगा। जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे और यहाँ पे पहुंचेंगे तो फिर वो एरर शो करवाएगा। इस तरह के एरर्स को हम रन टाइम एरर बोलते हैं। फर्ज करें आप ना, अभी हम फाइल हैंडलिंग की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो मैं अभी इंट्रोडक्शन ले लें, उसके बाद फिर हम फाइल हैंडलिंग में भी इसको मजीद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन राइट नाउ हम सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि
क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों? तो इनमें डिफरेंस क्या है, आपने प्रोग्राम लिखा, कंपाइल करोगे, कंपाइल का बटन हिट किया तो कंपाइलर ने उसी वक्त पकड़ लिया और प्रोग्राम रन ही नहीं हुआ। वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन जब आप इस केस में आए तो आपका जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हुआ, आपका प्रोग्राम रन हुआ, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आई, जब आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करने आए हो, नंबर 10 डिवाइड बाय 0 करने के लिए आए हो, तो आपका, क्योंकि आपका रियल वर्ल्ड में डिवाइड बाय 0 नहीं हो सकता कोई नंबर, इसी तरह कंप्यूटर वर्ल्ड में भी ऐसा नहीं हो सकता। इट विल गिव यू एन एरर। एरर्स को हम जावा के अंदर एक्सेप्शन बोलते हैं, ठीक है। एरर्स को हम जावा के अंदर क्या बोलते हैं, एरर्स और एक्सेप्शन सेम चीज के दो नाम है, ठीक है। एरर्स इक्वल्स टू एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन इक्वल्स टू एरर। अच्छा, इस तरह के एरर्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसका मतलब है हमें इस तरह के एरर्स को हैंडल करने की जरूरत नहीं होती। सर लॉजिकल एरर भी होते हैं ना? जी बिल्कुल, लॉजिकल एरर्स जो है ना, वो आपने डबल इक्वल ऑपरेशन लिखना था तो आपने इक्वल साइन ऑपरेशन लिख दिया, ठीक है ना, उसमें आपकी वैल्यू तो गड़बड़ हो जाती है लेकिन एरर नहीं आता आपका। लेकिन जब आप डिवाइड बाय 0 करोगे तो एक्चुअली एक एरर आ जाएगा। वो जो लॉजिकल एरर्स होते हैं ना, उनका जो इफेक्ट होता है ना, वो रिजल्ट पे होता है, उनका इफेक्ट प्रोग्राम रनिंग पे नहीं होता। इसका मतलब है प्रोग्राम आपका रन होता रहेगा, प्रोग्राम आपका क्लोज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब आपके पास कंपाइल टाइम एरर आएगा फिर भी प्रोग्राम नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं, कंपाइल ही नहीं होगा। अच्छा, जब हम रन टाइम एरर पे आएंगे तो भाई आपका प्रोग्राम चल जाएगा, लेकिन जैसे ही आप गड़बड़ वाले पॉइंट पे पहुंचोगे आपका प्रोग्राम एरर देके बंद कर देगा अपने आप को। अच्छा, जो लॉजिकल एरर है उनकी अगेंस्ट मोस्टली आपका प्रोग्राम चलता रहता है, आपका प्रोग्राम एग्जिट नहीं होता, आपकी एक्सेप्शन नहीं आती। दैट इज द थिंग वी वांट टू टॉक अबाउट, कि हमारी एक्सेप्शन थ्रो नहीं होती उसके अगेंस्ट। जी एरर आते हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, एरर आते हैं, लॉजिकल एरर आते हैं, लेकिन हमारे पास जो मेजर काइंड ऑफ एरर है वो यही दो है, एक कंपाइल टाइम है और एक रन टाइम है, ठीक है। अच्छा, कंपाइल टाइम तो जैसे ही कंपाइल करेंगे हमें पता चल जाएगा, तो इसका मतलब है इनको तो, ये तो किसी गिनती में आते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इस तरह के रन टाइम जो एरर है, ये हमारा, इनको हमें क्या करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। अब हैंडल करने से क्या मुराद है, हम चाहते हैं कि भाई ये प्रोग्राम तो यही चले लेकिन इसके अगेंस्ट प्रोग्राम बंद ना हो, एक्सेप्शन थ्रो ना हो, प्रोग्राम रन होता रहे लेकिन उसके अगेंस्ट कोई प्रोप्रिएट एरर शो हो जाए। तो जब भी आपका कोई एरर आता है ना, रन टाइम एरर आता है, तो आपका कंपाइलर वाला क्या करता है, आपका कंपाइलर क्या करता है, उस एरर के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको एक वेरिएबल में डाल देता है। उसकी उस वेरिएबल की टाइप ये होती है, उस वेरिएबल जो एरर आया ना, वो सारी डिटेल पकड़ी, एरर कौन सा आया है, और वो सारा डिटेल पकड़ के एक वेरिएबल में डालता है जिसकी टाइप ये होती है, एक्सेप्शन होती है टाइप। इससे मत मुराद मेरी क्या है, देखें जी, अगर मैं यही प्रोग्राम लिखता हूं लेकिन मैं डिफरेंटली लिखता हूं, जरा गौर से देखना है। मैं कहता हूं जी इंट मेन में आ गए, इंट a इक्वल्स टू 10 आ गया, इंट b इक्वल्स टू 0 आ गया। अब मैं क्या करूंगा जी, देखिए, मैं बजाय डायरेक्टली लिखने के मैं कहूंगा जी ट्राई, क्या करो ट्राई, मैं कहूंगा जी इंट सम इक्वल्स टू int result equals to a divided by b and system dot out dot print ln और रिजल्ट को प्रिंट करवा दो। अच्छा, ये ट्राई का मीनिंग क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम हैंडल कर रहे हैं। हैंडल से क्या मुराद है हमारी, अब हैंडल से मुराद ये है कि भाई ये करने की कोशिश करो, ये वाला, ये जो इन ब्रैकेट में जो काम कहा गया है ये करने की ट्राई करो, अगर हो जाता है तो वेरी वेल है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अगर नहीं होता, अगर कोई मसला आता है तो हमारे पास होता है जी कैच। ट्राई के साथ हमेशा, जैसे इफ के साथ एल्स आता है ना, हमारा ट्राई के साथ कैच आता है, और यहां पे हम लिखते हैं एक्सेप्शन।
ई एक्स, ठीक है। हमने क्या कहा था, अगर हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे, ये मेन की ब्रैकेट स्टार्ट होगी, अगर हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे इंट ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 0 है, हमने क्या कहा भाई, ये काम करने की कोशिश करो। अगर ये काम हो जाता है, ये इफ और एल्स की ही तरह काम करता है, एग्जैक्टली उसी तरह काम करता है। अगर ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो जाती हैं, कोई गड़बड़ नहीं होती, तो बिल्कुल सही काम करेगा। इसका मतलब अगर मैंने 5 रख दिया, देखें b इक्वल्स टू 5 रख दिया, तो कोई एरर नहीं है ना, तो ट्राई में आएगा, वो क्या करेगा, रिजल्ट में क्या आ गया, 2 आ गया, रिजल्ट को शो करवाया और कैच को स्किप कर देगा। इन दोनों में से कोई एक, अगर ट्राई बिल्कुल करेक्टली, ये दोनों स्टेप्स बिल्कुल करेक्टली परफॉर्म हो जाते हैं, तो ये हमेशा स्किप हो जाएगा। लेकिन ये इफ कंडीशन की तरह है, एग्जैक्टली वो नहीं है, इफ की तरह है। मतलब अगर गड़बड़ होती है, अगर ट्राई में आते हैं, देखें ट्राई कहा हुआ है, ये काम करने की कोशिश करो, क्या जो इस ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है। हमने अभी अभी क्या कहा था, जो एरर आता है आपका, कंपाइलर एक्चुअली क्या करता है, उस एरर को, वो जो जितनी भी डिटेल्स होती हैं उसको पकड़ के एक वेरिएबल में डालता है, और उस वेरिएबल की टाइप एक्सेप्शन होती है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ट्राई टू डू दिस, जब यहां पे आएगा तो डिवाइड बाय 0 है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहां से वो क्या करेगा, एक्सेप्शन बनाएगा, एक एरर आया है, उसको, उस एरर से मुतालिक जितनी भी डिटेल्स है, उन डिटेल्स को एक वेरिएबल में डालेगा जिसकी टाइप ये है, ठीक है, और उसको थ्रो कर देगा। जैसे एक बॉल है ना, उसको आपने थ्रो कर दिया, तो बॉल की तरह ये होता है। अगर कोई उसको कैच करेगा तो ठीक है, वरना प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और काम खत्म हो जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, उसी का प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर देता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रोग्राम एंडेड, ठीक है, यहां पे लिख दिया, जस्ट टू शो कि ये प्रिंट होता है कि नहीं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी ट्राई करो, ट्राई टू डू दिस, ये काम करने की कोशिश करो। इस ब्लॉक को कब एग्जीक्यूट करेंगे, सिर्फ तब एग्जीक्यूट करेंगे जब इस ब्लॉक में कोई एरर आएगा। हमेशा अगर इस ब्लॉक में कोई एरर आता है तो वो एरर थ्रो होगा, और वो एरर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैच कर लो भाई, जाने ना दो, जो भी एरर इस ब्लॉक में आता है उसको कैच करो, इस EX में रखवाओ, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, सिस्टम, अगर एरर आया तो प्रिंट होगा, डॉट आउट डॉट प्रिंट डिवाइड बाय 0, ठीक है, या यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0, यहां पे जो भी आपने मैसेज शो करवाना है वो शो करवा दे। अब इसके अगेंस्ट होगा क्या, आपका प्रोग्राम, इवन दो कि आपका प्रोग्राम कोई ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा है जिसमें एरर था, जिसमें एक रन टाइम एरर था, तो जब भी रन टाइम एरर आता था क्या होता था, आपका प्रोग्राम वहीं पे एक्सेप्शन देके चलना बंद होगा, प्रोग्राम चलना बंद हो जाएगा। दैट इज द गोल, हमें प्रोग्राम खत्म नहीं होने देना, प्रोग्राम हमारा चलता रहे, एरर आ जाए ठीक है, हमें पता चल जाए एरर आ गया। तो अब क्या होगा, यहां पे आओ, ट्राई टू डू दिस, अगर ये काम सही हो जाता है तो इसको स्किप कर दो। अगर इस ब्लॉक के अंदर कोई एरर आता है तो उस एरर को इस EX में रखवाओ, और आप उसके अगेंस्ट कोई भी अप्रोप्रिएट मैसेज शो करवाना चाहते हो वो करवा दो, ठीक है। दैट इज द गोल। और क्या होगा, आपका प्रोग्राम चलता रहेगा, प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। अब हमारे पास एक्सेप्शन भी 2 तरह की होती हैं, ये जस्ट एग्जांपल है, वेरी बेसिक एग्जांपल है, इसको ट्राई करना है। अगर इसके बगैर ट्राई करें, अगर मैं ये ना लिखूं, अगर मैं ये नहीं लिखता और ये वैल्यूज दे देता हूं, देखें जी तरह, अगर मैं ये डायरेक्टली प्रोग्राम लिख देता हूं और ये वैल्यू देता हूं, तो यहां पे आके आपका प्रोग्राम, आपका कंसोल आया, जैसे ही आप कंसोल आया, लेकिन कंसोल आने से पहले यहाँ पे आपकी एक्सेप्शन आ गई, तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, वो क्या कहेगा जी, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन, ठीक है। लेकिन जब आप ट्राई और कैच ब्लॉक लिखोगे तो आपका एरर भी शो होगा और आपका ये भी शो होगा, ठीक है, प्रोग्राम कंप्लीटेड वाला, ठीक है। तो एक्सेप्शन हमारे पास 2 तरह की होती है, एरर हैंडलिंग इसको हम का नाम देते हैं। ये जो हमारा जो टॉपिक है इसको बोलते हैं एरर हैंडलिंग। ये हमारा भी जस्ट इंट्रोडक्शन है, परेशान नहीं होना, वी विल टॉक मोर, बट राइट नाउ हमारा एरर हैंडलिंग है। हमारे पास एक्सेप्शन अब जो
दो तरह की एक्सेप्शन हमने देखी। एक हमने कहा हमारे पास एक तरह की एक्सेप्शन होती है जिनको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कहते हैं, कंपाइल टाइम एरर कहते हैं, और दूसरी तरह की एक्सेप्शन होती है जो रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन दो तरह की होती हैं, एक होती है जी अनचेक्ड एक्सेप्शन, और एक होती है जी चेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन कौन सी होती है और चेक्ड से क्या मुराद है? लेट्स टॉक अबाउट दिस। कुछ एक्सेप्शन ऐसी होती हैं जिनको जिनको हमें हैंडल करने की जरूरत, कर ले तो भी ठीक है, ना करेंगे फिर भी ठीक है, मतलब वो ऑप्शनल है, उनको हैंडल। कुछ एरर ऐसे होते हैं जिनको हैंडल करना ऑप्शनल है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दी डिवाइड बाय जीरो। अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड करें तो दूसरा नंबर अगर जीरो हो जाए तो हमारा एरर शो हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस एरर को हैंडल कर लो फिर भी ठीक है, अगर ना करोगे फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं भाई ये जो एक्सेप्शन है ना, ये अनचेक्ड एक्सेप्शन है, कोई मसला नहीं है। अगर आ जाती है तो खुद ब खुद कंपाइलर एरर शो करवा देगा। अगर हम हैंडल करते हैं तो ठीक है, हम उसका हैंडलिंग का कोड लिखते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी लिखते तो ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसी होती हैं जिनको हमें हैंडल करना पड़ता है, हमें कोड हमेशा लिखना पड़ता है, और एक्सेप्शन के नाम भी होते हैं। जब भी हमने जो एक्सेप्शन होती है इसको बोलते हैं डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। आप ये एक्सेप्शन बता रही है कि क्या एरर है, क्या एरर है? डिवाइड बाय जीरो हो रहा है कहीं पे, ठीक है। इसी तरह हर एक्सेप्शन का एक अप्रोप्रिएट नेम होता है कि एक्सेप्शन कौन सी थ्रो हुई है। एरर इज जस्ट लाइक अ बॉल टू द प्रोग्राम। जब भी एरर आता है कंपाइलर क्या करता है, वो जितनी भी डिटेल होती है एरर के बारे में उनको एक वेरिएबल में रखवा देता है और उसको थ्रो कर देता है। अब भाई कोई कैच करता है तो ठीक है, अगर कोई कैच नहीं करता तो प्रोग्राम खत्म करता है और फारिग कर। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है एरर हैंडलिंग का, बेसिक कॉन्सेप्ट एरर हैंडलिंग का, ठीक है। लेट्स से कि आप चेक एक्सेप्शन में आते हो तो आप एक एरर आएगा, एक आप फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहे हो तो वहां पे आपको चेक करनी पड़ेगी फाइल मौजूद है कि नहीं, क्योंकि उसके लिए आपका कंपाइलर ऑटो हैंडलिंग नहीं करेगा। तो कुछ जगह पे हमें ऑप्शनल है कि अगर आप करना चाहते हो एरर हैंडलिंग ट्राई कैच ब्लॉक, जिसको हम कहते हैं एरर हैंडलिंग हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक से होता है, जैसे अभी हमने लिखा। अगर आप उसको हैंडल करना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं भी करना चाहते तो ठीक है। लेकिन जब आप दूसरे टाइप के एरर पे आते हो, चेक एक्सेप्शन पे आते हो, तो आपको हमेशा उसको चेक करना पड़ता है, ठीक है। आई थिंक आई एम स्पीकिंग, मैं उल्ट बोल रहा हूँ बट स्टिल दैट्स सो। अब चाहते हैं फाइल्स पे। फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम जो है वो बहुत इजी होते हैं, बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है फाइल हैंडलिंग का। फाइल हैंडलिंग से क्या मुराद है कि देखिए अभी आप क्या करते हैं, आपने एक प्रोग्राम रन किया, जब तक प्रोग्राम रन होता रहे आपके पास डाटा मौजूद है। जैसे ही आपका प्रोग्राम खत्म होगा, आपके प्रोग्राम का जितना भी डाटा है ना वो भी प्रोग्राम के साथ ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इफ वी नीड डेटा लेटर, हमें वो जो डाटा है जो प्रोग्राम के अंदर मौजूद है वो बाद में रिक्वायर्ड हो, तो हम क्या करेंगे? हमारा जो प्रोग्राम होता है वो कहां पे चलता है? रैम के अंदर चलता है। रैम क्या होती है? वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं ना भाई, थोड़ी देर के लिए अगर पावर लूज करेगी तो डाटा खत्म हो जाएगा। तो हम एक्चुअली यही काम कर रहे होते हैं, हम पावर कट ऑफ कर देते हैं ताकि कंटिन्यूसली वो पुरानी मेमोरी रेज होती रहे और नई मेमोरी, नई से नई वैल्यू आती रहे हमारे पास। हमारा जो प्रोग्राम होता है वो रैम में चल रहा होता है। इसका मतलब है जैसे ही प्रोग्राम रैम से खत्म होगा, हमारा जितना भी डाटा होगा वो भी सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है जी? इसका सोल्यूशन एक है कि हम बजाय रैम में स्टोर करवाने के हम हार्ड ड्राइव पे स्टोर करवा दें डाटा को। अब देखें हमारा प्रोग्राम कहाँ पे चल रहा है? रैम पे। इसका मतलब जितना भी डाटा हमारे प्रोग्राम का होगा वो भी कहाँ पे पड़ा होगा? रैम के अंदर पड़ा होगा। अब हमें डाटा मूव करना है। डाटा क्या करना है? मूव करना है। कहां से? रैम से कंप्यूटर की मेन मेमोरी से कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी पे।
और हार्ड ड्राइव में हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टोरेज का वो हमारे पास फाइल आती है, ठीक है। बेसिक यूनिट जो है डाटा स्टोर करवाने का वो हमारे पास फाइल आती है, हमारे पास हर चीज फाइल होती है, हमारे पास फाइल्स होती हैं और फोल्डर्स होते हैं। वी विल टॉक अबाउट फोल्डर्स इन दी जावा, जावा में इनको पैकेजेस बोलते हैं, वी विल टॉक अबाउट देम, बट राइट नाउ हम फाइल्स के बारे में बात करें। अगर आप सेकेंडरी स्टोरेज पे डाटा स्टोर करवाते हो तो इन दी फॉर्म ऑफ फाइल होगा। अच्छा, इसका मतलब आपके प्रोग्राम का जितना भी डाटा है वो आसानी से रैम से हम मूव करवा सकते हैं हार्ड ड्राइव पे, सेकेंडरी स्टोरेज पे, और वो किसी फाइल में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली ये हमारी मूवमेंट होगी, हमारा डाटा फाइल में आएगा और फाइल हार्ड ड्राइव पे स्टोर होगी। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, फाइल जो होती है हमारे पास एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। फाइल एक फिजिकल चीज होती है ना, एक्चुअल चीज होती है, हम देख सकते हैं ना फाइल को। हमारा प्रोग्राम के अंदर तो कोड लिखा हुआ है, तो हम इस एक्चुअल फाइल को फिर कोड के थ्रू मैनिपुलेट कैसे करेंगे? हम तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं ना कोड के थ्रू, हम फाइल को कैसे कंट्रोल करेंगे? वी विल टॉक अबाउट इट इन द प्रैक्टिकल इन 10 मिनट्स और सो। तो हमारे पास हम क्या करते हैं, एक फिजिकल चीज है और इस फिजिकल चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक लॉजिकल वेरिएबल होगा। हर एक फिजिकल चीज को, जैसे कीबोर्ड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो सिस्टम डॉट इन। अब सिस्टम डॉट इन लिखने का मतलब क्या है, हमारी सिस्टम की इनपुट कहां से आ रही होती है? कीबोर्ड से। हम स्कैनर में अभी तक दे रहे हैं ना, स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन, वो क्या है? सिस्टम की इनपुट। सिस्टम की इनपुट हमेशा कीबोर्ड से होती है, तो वो कीबोर्ड का कंट्रोल हमारे पास आ रहा है। अब हम एक फिजिकल चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक फिजिकल चीज को जो रियल वर्ल्ड में मौजूद है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड में। किसके थ्रू कर रहे हैं? एक वेरिएबल के थ्रू, सिस्टम डॉट इन, कोड के थ्रू, सिंपल कोड है। वी विल टॉक अबाउट इट। तो इस किसी भी फिजिकल फाइल को अगर हम मैनिपुलेट करना चाहते हैं, उसको डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं उसमें, या डाटा इनपुट करवाना चाहते हैं, डाटा रीड करना चाहते हैं, तो हमें उस फाइल का लॉजिकल हैंडलर चाहिए। तो हम कोड इस पे परफॉर्म करेंगे और वो लॉजिकल कन्वर्जन किस में हो जाएगी? फिजिकल फाइल में। ये इन दोनों का कनेक्शन होगा। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर जो कोड होगा उसमें से डाटा मूव कैसे होगा इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, ये जो फिजिकल और लॉजिकल। हमारा कोड जो है वो एक लॉजिकल काम करके देगा, लेकिन हमारी जो जब प्रोग्राम रन होगा तो वो फिजिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस काम को करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रीम होता है कॉन्सेप्ट। स्ट्रीम किसको कहते हैं? एक नदी को कहते हैं, ऐसा ही है ना, दरिया को कहते हैं हम स्ट्रीम। तो हमारे पास स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या है? डाटा को जब भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो तो हमारी स्ट्रीम काम करती है। मतलब हमारा प्रोग्राम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या है भला हमारा? ये हमारा कंसोल है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हमारे पास क्या है? एक हमारा कंसोल है। अच्छा, सिस्टम डॉट इन क्या है? देखिए, सिस्टम डॉट इन हमारे पास क्या है? कीबोर्ड है। ये हमें बात पता है। अब कीबोर्ड और प्रोग्राम के अंदर डाटा किस तरह मूव हो रहा है? एक स्ट्रीम के थ्रू। और वो स्ट्रीम कौन सा है? उस स्ट्रीम का नाम क्या है? स्कैनर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं सिंपली ये बात करूं कि हमें कीबोर्ड पे डाटा हमने एंटर तो कर दिया, अब डाटा कीबोर्ड से हमारी रैम में कैसे आएगा, हमारे प्रोग्राम किसी वेरिएबल में कैसे मूव होगा, उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम स्ट्रीम का नाम देते हैं। और ये जो स्ट्रीम होती है, अगर हम कीबोर्ड से हैंडलिंग कर रहे हो तो हमारे पास स्कैनर होता है कि अगर आप इनपुट करना चाहते हो तो स्कैनर क्या करेगा? कीबोर्ड से डाटा मूव करवा रहा होगा हमारी रैम के अंदर। तो ये एक स्ट्रीम होगी, ठीक है। तो हर वो एक चीज स्ट्रीम है जो डाटा मूव कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट वाज बी डिफाइंड एज अ स्ट्रीम, ठीक है, इन दी जावा और इन दी प्रोग्रामिंग, ठीक है। अगर आपने C++ में कभी काम किया हो तो वहां पे IO स्ट्रीम के नाम से एक फाइल होती है, IO stream.h।
तो उसका एक्चुअली उसके नाम से पता चला है कि वो एक स्ट्रीम है भाई। इसका मतलब वो क्या कर रही है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, एक जगह से दूसरी जगह डाटा मूव करवा रही है। तो यहाँ पे भी ये जो स्कैनर है वो स्ट्रीम का काम कर रहा होता है। तो अगर हम फाइल्स के साथ भी डील करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ स्ट्रीम्स मौजूद होती हैं जो डाटा को मूव करवा रही होती हैं फ्रॉम आवर रैम। हमारी रैम से फाइल के अंदर जो डाटा मूव होना होता है वो किसके थ्रू होता है, स्ट्रीम के थ्रू होता है। अच्छा, अब आते हैं फाइल ऑपरेशन पे। फाइल क्या है, फाइल द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज है हार्ड ड्राइव के ऊपर। हमारा प्रोग्राम रैम के ऊपर पड़ा हुआ है, जितना भी डाटा वो रैम में है। रैम से डाटा फाइल में स्टोर करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रीम चाहिए जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती है। और हमारी इस फिजिकल फाइल को हमारे पास कोई लॉजिकल वेरिएबल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा प्रोग्राम के अंदर। हम इस वेरिएबल पे काम करेंगे और जब हम प्रोग्राम चलाएंगे तो ये वेरिएबल फाइल ऐसे ही लग रहा होगा जैसे हम फाइल पे चल। सर ये क्वेश्चन है एक छोटा सा, जैसे अभी हम जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं इस पे क्या उसे बोलते हैं इक्लिप्स पे, तो वो भी तो सर रैम पे जब हम इनपुट कर रहे हैं प्रोग्राम लिख रहे हैं वो रैम पे सारा चल रहा है, तो बाद में हमारी हार्ड ड्राइव में तो ऑटोमेटिकली वो सेव नहीं हो रहा जैसे हमने वो फोल्डर बनाया होता है। देखो आपका कोड सेव हो रहा है, आपका जो प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल है उनका डाटा तो सेव नहीं ना हो रहा। हमारा कोड से सेव हो रहा होता है जो हम लिख रहे होते हैं। कोड सेव हो रहा है, कोड सेव हो रहा है आपके प्रोग्राम के अंदर। जो डाटा आप इंट ए इंट बी आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, आपने तीसरा वेरिएबल रखा सम। आप चाहते हो कि इवन के प्रोग्राम खत्म हो जाए लेकिन ये तीनों वेरिएबल मेरे इनका डाटा मेरे पास मौजूद रहे। अगर मैंने 2 एंटर किया ए में, 3 एंटर किया बी में, तो सामने 5 आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये तीनों चीजें मैं अपने स्टोर रखूँ। हो सकता है मुझे बाद में इनकी जरूरत पड़ जाए। तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम खत्म होगा तो हमारा डाटा तो रेज हो जाएगा ना, हमारा डाटा भी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ये मतलब है कि जो हम आउटपुट ले रहे हैं प्रोग्राम करके, तो जो आउटपुट है उसको भी हम सेव करना चाह रहे हैं। हाँ जी, हम जो प्रोग्राम के अंदर हमारा जो डाटा होता है, इनपुट होके डाटा होता है, और जो प्रोसेस करके हमारा जो रिजल्ट आता है, अगर हम उसको स्टोर करना चाहते हैं परमानेंटली। अगर हम प्रोग्राम, देखो हम प्रोग्राम चलाते हैं, हमने कुछ 10 नंबर इनपुट किए, ठीक है, 10 नंबर इनपुट हो गए। जैसे आपने 10 नंबर इनपुट किए, आपने सॉर्ट कर लिए उनको। जब आपने सॉर्ट कर लिया या मैक्सिमम फाइंड कर लिया तो प्रोग्राम खत्म हुआ, तो सारा कुछ खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम चलाओगे तो आपको दोबारा सारी इनपुट करनी पड़ेगी, दोबारा नया डाटा देना पड़ेगा। व्हाट इफ कि मैं इस प्रोग्राम मैं ये चाहता हूं कि चाहे प्रोग्राम खत्म हो जाए लेकिन मेरी जो इनपुट है वो मेरी सेव रहे, जो मैंने इनपुट किया हुआ है डाटा वो मेरा सेव हो जाए। तो मुझे परमानेंट स्टोरेज पे शो करवाना पड़ेगा। तो वो जो परमानेंट स्टोरेज है उसको हम हार्ड ड्राइव या सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। और वहां पे अगर हमने डाटा स्टोर करवाना तो इन दी फॉर्म ऑफ फाइल्स होता है। तो हम चाहते क्या है, हम अपनी रैम से जितना भी वेरिएबल्स में डाटा पड़ा हुआ है वो मूव करवाएं, कहाँ पे, सेकेंडरी स्टोरेज पे। और वो मूवमेंट किसके थ्रू होगी, एक स्ट्रीम के थ्रू। और अगर जो एक्चुअल फाइल है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक लॉजिकल वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। तो काम हम इस वेरिएबल पे करेंगे और जब हमारा प्रोग्राम चलेगा तो वो ऐसे ही काम हो रहा होगा जैसे वो फाइल पे हो रहा है। दैट इज आवर होल सिनारियो। अब आते हैं जी फाइल ऑपरेशन पे। हमारी फाइल्स पे 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। फाइल ऑपरेशन हमारी या तो फाइल रीड हो सकती है या फाइल राइट हो सकती है। 2 बेसिक ऑपरेशन है। इसका मतलब आप किसी भी फाइल को या तो रीड करोगे या राइट करोगे। अब हमें रीड या राइट करने के लिए एल्गोरिथम रिक्वायर्ड है। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। हमें क्या करना पड़ेगा, एल्गोरिथम डिफाइन, स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करना पड़ेगा कि फाइल को अगर हम रीड करना चाहते हैं तो स्टेप्स कौन से होंगे। लेट्स सी, रीडिंग। अगर आप फाइल को रीड करना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप फाइल को ओपन करोगे अगर आपने रीड करनी है, ठीक है। आप फाइल को क्या करोगे, ओपन फाइल। पहला स्टेप हमारा, स्टेप नंबर 1। फिर आप उसको डाटा रीड करोगे, दूसरा स्टेप। और जब आपने रीड कर लिया तो आप फाइल को क्या कर दोगे, क्लोज कर दो। ये तीसरा स्टेप, ठीक है।
अच्छा, एरर कहाँ कहाँ पे आ सकता है? देखो, मैं पहले राइटिंग का भी लिख देता हूँ एल्गोरिदम। अगर आप राइट करना चाहते हो फाइल, इसका मतलब आप फाइल में डाटा स्टोर करवाना चाहते हो। राइट का मतलब ये ले रहा हूँ, रीड का मतलब मैं क्या ले रहा हूँ, फाइल में से डाटा पढ़ना चाहते हो, फाइल में से डाटा रीड करना चाहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है जी, आप क्या करोगे, ओपन करोगे फाइल को, अगर आप राइट करवाना चाहते हो। दूसरा स्टेप क्या होगा, आप राइट करोगे फाइल में जो भी आपने राइट करवाना है। और थर्ड स्टेप हमारा हो क्या, आप क्लोज कर दोगे फाइल को। ऐसा ही होता है ना, यही 3 स्टेप्स होते हैं जब भी आप फाइल के साथ काम कर रहे होते हैं। हमारे पास एरर्स कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं? पहली चीज, जो फाइल हम ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं अगर वो एग्जिस्ट ना करे, तो अगर वो फाइल मौजूद ही नहीं है। अच्छा, पहला केस देखना है, ये केस याद रखने हैं आपने। इसको लिखना चाहते हैं आप लिख लें, इसको याद रख सकते हैं, याद रख लें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर। राइटिंग के लिए थोड़े से रूल डिफरेंट है, रीडिंग के लिए थोड़े से रूल डिफरेंट है। लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग फर्स्ट और फिर हम रीडिंग के बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, आप पहला स्टेप आप क्या किया, आपने ओपन फाइल ओपन करने की कोशिश की, फाइल मौजूद नहीं है, फाइल नॉट फाउंड आ गया, ठीक है। दूसरा, आप एक फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको एक्सेस ही नहीं है फाइल ओपन करने की। आता है ना ये, दिस फाइल इज बीइंग यूज्ड बाय अनदर प्रोग्राम, ठीक है, तो नो एक्सेस। अगर आप फाइल ओपन ही नहीं हुई तो आप उसको राइट तो नहीं करवा सकते। तो दो बेसिक चीजें हैं, हम इसको हैंडल नहीं करते, हम इसको हैंडल करते हैं। हमने क्या कहा था, हमारे पास एक्सेप्शन दो तरह की होती है। हमें हर दफा जब भी हमने फाइल ओपन करने की कोशिश करनी है, हमें हर दफा हमेशा चेक करना पड़ेगा कि ये फाइल मौजूद है या ये फाइल मौजूद नहीं है। अच्छा, व्हाट इफ द फाइल एग्जिस्ट, अगर फाइल मौजूद है तो उसको ओपन करेंगे, ओपन हो जाएगी, ठीक है, ओके हो गया, ओके हो गया। लेकिन ओपन होने से क्या होगा, जितना भी उसमें डाटा होगा ना वो रेज हो जाएगा। ये हमारी राइटिंग में होता है, जस्ट रीडिंग में नहीं होता है, ऐसे राइटिंग में होता है। अगर आप फाइल राइट करवाना चाहते हो, आपकी फाइल मौजूद है, आपने फाइल को ओपन किया, ओके हो गया, फाइल ओपन हो गई, लेकिन उसके अंदर जितना भी डाटा होगा वो अरेज हो जाए या अरेज ना हो, अरेज ना हो, नो अरेज। दो ऑप्शन है आपके पास। जब भी आप फाइल ओपन करते हो, फाइल ओपन हो जाती है तो आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। क्या पहले वाला जो फाइल में डाटा पड़ा हुआ है या तो वो खत्म हो जाए सारा का सारा, या पहले वाला डाटा भी मौजूद रहे और नया डाटा भी स्टोर हो। दो ऑप्शन हैं। इस ऑप्शन को कहते हैं हम अपेंड करना। ये क्या होता है, अपेंड। क्या कर रहे हैं हम, फाइल को राइट नहीं कर रहे, हम फाइल को अपेंड कर रहे हैं। और ये अपेंड हमेशा एंड ऑफ फाइल पे होता है, एंड पे होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है फाइल में पहले से अगर कोई डाटा पड़ा हुआ है तो वो पड़ा रहेगा, और जितना भी डाटा बाद में आप स्टोर करवाओगे वो फाइल के एंड पे चला जाएगा, ठीक है। और इस ऑप्शन में क्या होता है, फाइल राइटिंग होती है। राइटिंग क्या होती है, जितना भी डाटा होता है वो अरेज हो जाता है, सारा कुछ खत्म कर दो, ठीक है। पुरानी फाइल आपने ओपन की, दो ऑप्शन हैं, उसको आपने प्रोग्राम में हैंडल करना होता है। पहली ऑप्शन, आपने फाइल ओपन की, फाइल ओपन, पहला तो फाइल मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर फाइल मौजूद है तो वो ओपन होगी। अगर फाइल मौजूद है, ये सिनारियो मैं हैंडल कर रहा हूँ, अगर मैंने फाइल ओपन करने की कोशिश की और वो फाइल मौजूद है तो दो ऑप्शन हमारे पास होती हैं। एक, हम फाइल पूरी जितना भी डाटा पड़ा हो उसको अरेज कर दें, और दूसरी, हम नहीं भाई डाटा अरेज ना करें, हम इसको अपेंड करना चाहते हैं, मतलब हमें इसमें डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम राइटिंग शुरू करते हैं। ये हमारी राइटिंग होगी। अगर आप अपेंड कर रहे हो तो जितना भी डाटा आप एंटर करोगे वो फाइल के एंड पे चले जाएगा, ठीक है। अगर आप अपेंड नहीं कर रहे, राइटिंग कर रहे हो, तो पुराना डाटा सारा डिलीट हो जाएगा और डाटा आपका सिंपली स्टोर हो जाएगा फाइल के अंदर, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट। आपने एक फाइल ओपन की, आप क्या कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो। आपने फाइल ओपन की, फाइल मौजूद है, तो आपके पास या तो फाइल बिल्कुल अरेज हो जाए या फाइल का पुराना डाटा पड़ा रहे,
और नया डाटा भी स्टोर हो और फिर आप राइटिंग करवा दो, और जब राइटिंग हो जाए तो तीसरे स्टेप पे आके हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी राइटिंग में होता है। ऐसे अगर फाइल मौजूद हो और आप क्या कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, अगर आप फाइल को राइट करना चाहते हो, आपने फाइल ओपन की, मौजूद है, अगर उसमें डाटा पड़ा हुआ है, या तो वो रखना है या नहीं रखना। अगर रखना है तो पेंड हो जाएगा, अगर नहीं रखना तो सारा डाटा रेज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी पहली ऑप्शन थी। अच्छा, दूसरी ऑप्शन की तरफ आते हैं। अगर आप फाइल राइट कर रहे हो और आपने फाइल ओपन करने की कोशिश की लेकिन फाइल मौजूद नहीं है, तो क्या होगा भाई, न्यू फाइल बन जाएगी, न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड। ठीक है, परेशान नहीं होना, ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अगर फाइल मौजूद नहीं है तो वो नई फाइल बना देगा। उसके बाद आपने जो भी राइट करवाना है, स्टेप 2 राइट करवा लो। नई फाइल बनी है तो उसमें तो कुछ भी नहीं है, वो खाली है, और उसके बाद आप थर्ड स्टेप पे आके इसको क्लोज कर दो। ये दो बेसिक सिनारियोज है। आपने फाइल ओपन की, फाइल मौजूद नहीं है, फाइल नॉट फाउंड, इसका मतलब फाइल जो आप ओपन कर रहे हो वो मौजूद नहीं है, तो वो क्या करेगा, नई फाइल बनाएगा? बिल्कुल नहीं। उसके बाद उसमें जो भी आपने राइट करवाना है वो राइट करवा दें, उसके बाद फाइल को क्लोज कर दें, दैट्स इट। ये हमारा पहला सिनारियो राइटिंग वाला हैंडल हो गया। अब हम आते हैं रीडिंग की तरफ। ठीक है, रीडिंग में हमारे पास बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन है, या तो फाइल होगी या नहीं होगी। अगर फाइल नहीं है, फाइल नॉट फाउंड, अगर फाइल मौजूद नहीं है तो एरर आ जाएगा, वहां पे एक एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, एरर आ जाएगा। एरर आने से अब हम आहिस्ता आहिस्ता अब एरर नहीं बोलेंगे, अब इसको एक्सेप्शन बोलना शुरू कर देंगे। क्यों, हमें अभी बताया था कि एरर जो होता है उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं जावा के अंदर। अच्छा, अगर हम राइटिंग कर रहे होते हैं तो फाइल मौजूद नहीं है तो नई फाइल बना देता है, लेकिन जब आप रीड कर रहे हो, अब आप जस्ट फाइल को ओपन करके रीड करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, आप ओपन करने गए, आपने देखा फाइल नहीं मिली, तो हमारी एक एक्सेप्शन थ्रू होगी। और हमने कहा था हमारे पास एक्सेप्शन का नाम होता है, और एक्सेप्शन का नाम एग्जैक्टली यही होगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फाइल का, अगर आपकी फाइल मौजूद है, ओके, अगर आपकी फाइल मौजूद है, ठीक है, और आप रीड करने की कोशिश करते हो, आपने रीड करने की कोशिश की, आपका डाटा रीडेबल नहीं होता। आप दो तरह के ऑप्शन है, या तो आपका डाटा रीडेबल है, उसमें कुछ ऐसा डाटा पड़ा हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हो, या इस तरह का डाटा पड़ा हुआ है जिसको आप रीड नहीं कर सकते। तो हमारे पास IO एक्सेप्शन आती है, ऐसा डाटा जो पढ़ा ही नहीं हुआ, जो आप रीड नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आती है आपके पास। ठीक है, अगर आप रीड कर सकते हो तो ये भी ओके हो गया स्टेप, और फिर आप इस फाइल को क्लोज कर दो। ये हमारा रोड मैप होता है। आपने क्या किया, फाइल रीड करना चाहते हो, रीड करने के लिए गए, फाइल मौजूद नहीं है, एक्सेप्शन थ्रो होगी। कौन सी फाइल, नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो होगी। दूसरा, आप दोबारा आते हो, फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हो, फाइल मौजूद है, ओके, आप उसको रीड करने की कोशिश करते हो, डाटा रीडेबल ही नहीं है, तो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। अच्छा, अगर फाइल रीड हो जाती है, डाटा पड़ा हुआ है और रीडेबल भी है, तो ओके, और फिर हम उसको क्या कर देते हैं, फाइल रीड करते हैं और उसके बाद ओके करके क्लोज कर देते हैं। ये हमारा रोड मैप है टोटल फाइल हैंडलिंग का। ठीक है, तो आपने यही स्टेप आपने कोड में भी परफॉर्म करने होते हैं, वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना फिर मैं कोडिंग की तरफ मूव करते हैं। फिर हम यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका, जो आपको बात समझ में ना आई हो, मुझे पूछ सकते हैं आप जी। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। यहाँ तक समझ आ गई है सबको? चलें जी, ठीक है, लेट्स मूव टू कोडिंग। जी शोएब। नहीं सर, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है जी, लेट्स मूव टू द कोडिंग। कोडिंग पे चलते हैं।